हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अध्याय 2561 ओमेगा का दरवाजा 1। हे लोंगयुआन ने साफ साफ कहा, सच कहूं तो उनके बीच बहुत सारे समझदार लोग हैं। वे भी जानते हैं कि असली दुश्मन ड्रकर है, यानी वे 7 महापाप 7 डेडली सिंस। लेकिन उनसे ये उम्मीद मत करो कि वे बड़े मकसद के लिए खुद की कुर्बानी देने वाले महान हीरो होंगे। उन्हें छठी पीढ़ी की मानवता की रक्षा करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। इसके बजाय वे तुम्हें एक मौके की तरह देखते हैं। जांग यी ने भौहें सिकोड़ी। कैसा मौका? हे लोंगयुआन ने उसे गौर से देखा। ओमेगा दर्जा हासिल करने का मौका। हवा अचानक भारी लगने लगी। जांग यी ने यह शब्द पहली बार नहीं सुना था। कई प्राचीन कहानियों में ओमेगा को एक पौराणिक चीज माना जाता है, जिसे चरम या जीवन का अंतिम अंत माना जाता है। जांग यी ने आंखें सिकोड़ी। क्या आप इसे और साफ तरीके से समझा सकते हैं? हे लोंगयुआन ने सिर हिलाया। ओमेगा का तुम्हारी इंसानी भाषा में मतलब है अनंत, इन्फिनिटी। ताकत के मामले में इसे अब सुपर पावर इंडेक्स से नहीं मापा जाता, क्योंकि उसका अब कोई मतलब नहीं रह जाता। आम सुपर इंसानों के लिए सुपर पावर इंडेक्स एक ग्राफ की तरह है, जो कुछ हजार, 10,000 से शुरू होता है और ऊपर जाता रहता है। जब तुम नाइट लेवल पर पहुंचते हो तो इंडेक्स 50,000 या 60,000 तक होता है, और उसकी ऊर्जा को समझना आम सुपर इंसानों के बस की बात नहीं होती। लेकिन ओमेगा क्या है? नंबरों के हिसाब से ओमेगा का मतलब है अनंत। दूसरे शब्दों में ये सामान्य बढ़त से अलग हो चुका है। इसे अब ऊर्जा, शरीर और आत्मा के रूप में अलग अलग नहीं बताया जा सकता। ये खुद एक नियम, रूल के करीब है। बाई लोंगजी युआनमो ने आगे कहा, सीधे शब्दों में कहें तो एक बार जब आप ओमेगा बन जाते हैं तो आप शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते। आप खुद उस शक्ति का जरिया बन जाते हैं। आप खुद एक विचार या सिद्धांत का रूप बन जाते हैं। उसने जांग यी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, सिर्फ यही वो लेवल है जो सीधे तौर पर ड्रकर लेवल के जीव का सामना कर सकता है। वे 7 महापाप, जांग यी ने धीरे से कहा। काले ड्रैगन और सफेद ड्रैगन ने हल्का सिर हिलाया। हे लोंगयुआन की आवाज गहरी हो गई। 7 डेडली सिंस नाम उन्हें छठी पीढ़ी के इंसानों ने दिया है। हम पहले उन्हें ड्रकर के साथ अमर राजा कहते थे। वे ड्रकर जाति के साथ सबसे ताकतवर लोग हैं। उन्हें हमारे द्वारा बार बार घेरा गया, दबाया गया, सील किया गया, टुकड़ों में तोड़ा गया, उनकी शक्तियां छीन ली गई और उनके शरीर नष्ट कर दिए गए। हम आज तक उनसे लड़ते आ रहे हैं और केवल वे 7 ही अब तक जीवित है। तुम इन्हें ड्रकर के साथ अमर राजा मान सकते हो। ऐसा नहीं है कि वे 7 महापाप हैं इसलिए ताकतवर है। बात बस इतनी है कि वे इतने ताकतवर है कि अब तक जिंदा है, इसलिए तुमने उन पर 7 पापों का ठप्पा लगा दिया है। बाई लोंगजी ने और भी ठंडे अंदाज में कहा, और वे सभी ओमेगा लेवल पर हैं। जांग यी ने थूक गटका, यानी उन 7 राजाओं से निपटने के लिए इंसान को उसी लेवल की ताकत दिखानी होगी। सही कहा। और ये लेवल, हे लोंगयुआन ने शांति से कहा, ऐसा नहीं है कि कोई हजारों सालों की तपस्या या लाशों के पहाड़ों और खून के समंदर से गुजरकर हासिल कर ले। ये मेहनत से इकट्ठा नहीं होता, बल्कि युग, एरा द्वारा सक्रिय किया जाता है। युग के सक्रिय होने का मतलब है कि जब युग एक खास मोड़ पर पहुंचता है तो बनाने वाला, क्रिएटर, दरवाजा खोलता है और ड्रकर का मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया के नियमों को ढीला कर देता है। उस थोड़े समय के मौके के दौरान कुछ जीवों के पास ओमेगा बनने का रास्ता खुल जाता है। उसने जांग यी को देखा और बात जारी रखी, क्या तुम समझे? यही वजह है कि सभी जातियां आपस में लड़ रही हैं। वे सिर्फ जमीन नहीं छीन रहे, वे उस मौके को छीन रहे हैं।
वे पूरे कबीलों को खत्म कर देंगे, इलाकों पर कब्जा करेंगे और पूरे इलाके के माहौल को बदल देंगे ताकि खुद को ओमेगा बनाने के लिए काफी संसाधन जुटा सकें और इस बड़े बदलाव पर दांव लगा सकें। बाई लोंगजे ने शांति से कहा, अगर वे जीत गए तो वे नए ओमेगा बन सकते हैं। अगर वे जीत गए तो अगली लड़ाई में तुम्हारा नहीं, उनका नाम होगा। अगर वे जीत गए तो तुम छठी पीढ़ी के इंसानों का होना या न होना मायने नहीं रखेगा। ज़ांग यी तुरंत कुछ नहीं बोला। उसने उनकी बातों को दिमाग में बैठाया। पहली बात, ये तबाही इंसानों को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि ड्रकर को रोकने के लिए है। दूसरी बात, इंसानों की बढ़त बीच में ही रुक गई, इसलिए वे बाकी जातियों की नजर में कमजोर है और उनकी बलि दी जा सकती है। तीसरी बात, जातियां जमीन के लिए नहीं बल्कि ओमेगा बनने के मौके के लिए लड़ रही है। चौथी बात, ओमेगा ही 7 राजाओं को चुनौती दे सकता है। ज़ांग यी ने धीरे से सांस छोड़ी और कहा, तो उनकी नजर में हम छठी पीढ़ी के इंसान साथी बनने के लायक नहीं हैं, बल्कि बलिदान दिए जाने वाले ईंधन की तरह है। बाई लोंगजे ने मना नहीं किया। इसके बजाय उसने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। तो फिर उन्हें हम पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी नजर में हमारी मौत उनके मकसद को पूरा करने के लिए एक जरूरी कदम है। हे लोंगयुआ ने उसे गौर से देखा। यही हकीकत है। हवा का दबाव बहुत कम हो गया था। दूर की हवा अभी भी वैसे ही चल रही थी। आसमान में जो प्रोजेक्शन दिख रहा था वो गायब हो चुका था। ज़ांग यी वही खड़ा रहा। उसकी उंगलियां हल्की सी मुड़ी। उसने काले ड्रैगन और सफेद ड्रैगन की ओर देखा और एक सच्ची मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जो दिल से आई थी। ये कोई खुशी वाली हंसी नहीं थी, बल्कि ऐसी हंसी थी जो कह रही थी, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। उसकी आवाज स्थिर थी। तो अब मुझे जो करना है वो बहुत आसान है। पहला, मुझे ये पक्का करना होगा कि हुक्सु साम्राज्य को बलिदान की तरह इस्तेमाल न किया जाए। जो भी हम पर दाव लगाना चाहता है उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। हे लोंगयुआन ने उसे गहरी नजरों से देखा। दूसरा, ज़ांग यी ने बात जारी रखी, मुझे खुद उस दरवाजे को खोलने का रास्ता ढूंढना होगा। कौन सा दरवाजा? बाई लोंगजे ने पूछा। हालांकि वह जवाब जानता था, वो बस ज़ांग यी के मुंह से सुनना चाहता था। ज़ांग यी ने उनकी ओर देखा और धीरे से वे 2 शब्द कहे, ओमेगा लेवल का दरवाजा। सिर्फ यही हमारी जाति के बचने की आखिरी उम्मीद है। हे लोंगयुआन आखिरकार पहली बार खुलकर मुस्कुराया। वो मुस्कान कोई इंसानी राहत वाली मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक सुकून देने वाली मुस्कान थी। उसने अपनी सुनहरी आंखों को सिकोड़ा, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा हो जिसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई हो। बहुत अच्छे, हे लोंगयुआन ने शांति से कहा, इंसानों के लिए सपने देखना हमेशा अच्छा होता है, इसलिए मेहनत करते रहो। शायद किसी दिन वे सच में सच हो जाए। अध्याय 2562, ओमेगा का दरवाजा 2। ज़ांग यी की बातें सुनकर हेलोंग की आंखों में तारीफ तो दिखी, लेकिन उसका लहजा तंज भरा, सार्कास्टिक था। यह वैसा ही था जैसे कोई बड़ा आदमी किसी बच्चे की बात सुन रहा हो, जो इस बात पर परेशान हो कि कॉलेज के लिए त्सिंघुया जाए या पेकिंग यूनिवर्सिटी। वो अपनी हंसी नहीं रोक सका। ड्रैगन कबीले के पास इतने असीमित संसाधन होने के बावजूद और खुद ड्रैगन पूर्वज फक्सी के मार्गदर्शन के बाद भी उसके और सफेद ड्रैगन राजकुमार के ओमेगा स्तर तक पहुंचने की संभावना 10,000 में 1 से भी कम थी। इसलिए उन्होंने ज़ांग यी की बातों को केवल एक अनजान बच्चे की सराहनीय महत्वाकांक्षा माना। काले ड्रैगन ने कुछ जाहिर नहीं किया, लेकिन जो भी हो, ज़ांग यी का ताकतवर होना ड्रैगन जाति के लिए बुरा नहीं था। उन्हें इंसानों के बीच काम करने के लिए निश्चित रूप से एक एजेंट की जरूरत थी, और इसमें कोई शक नहीं कि हुक्सु साम्राज्य, हुक्सु किंगडम का केओस सबसे अच्छा चुनाव था। सफेद ड्रैगन राजकुमार बाई लोंगजी युआनमो ने अपनी बात जोड़ी। उसका लहजा तर्कपूर्ण और शांत था,
लेकिन उसमें एक गंभीर चेतावनी भी थी। तो अब से एक नियम याद रखना, उसने साफ साफ कहा, सबको बचाने की कोशिश मत करो। उसने सीधे शब्दों में कहा, तुम पूरी मानव सभ्यता को नहीं बचा सकते, तुम हर वार को नहीं रोक सकते, तुम हर इलाके का ख्याल नहीं रख सकते, और उन लोगों को अपने ऊपर नैतिक दबाव, मोरल ब्लैकमेल मत बनाने देना कि तुम खुद को आग में झोंक दो। तुम्हें बस ये पक्का करना है कि तुम्हारे लोग जीवित रहें, तुम्हारी मशाल जलती रहे, जिस जमीन पर तुम खड़े हो उसका इस्तेमाल बलि के लिए न हो, और तुम खुद जीवित रहकर ओमेगा की ओर बढ़ो। जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे, तभी तुम दुनिया को बचाने की बात करने के हकदार होगे। उस कदम से पहले दुनिया बचाने की कोई भी पुकार सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने का एक जरिया है। काले ड्रैगन के मजाक के मुकाबले सफेद ड्रैगन राजकुमार ने ज़ांग यी को गंभीरता से रास्ता दिखाया, जिसके लिए ज़ांग यी बहुत आभारी था। उसने सिर हिलाया, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, प्रभु युआनमो। मैं समझ गया। उसने एक गहरी सांस ली और शांति से कहा, तियानहाई शहर, तियानहाई सिटी के लोग सबसे पहले हैं जिन्हें बचना होगा। हुआक्सु साम्राज्य मुख्य सभ्यता है जिसे जीवित रहना है। मेरे लोगों को मेरे साथ आखिरी पड़ाव तक आना ही होगा। उसके बाद हम भविष्य और ड्रकर्स का सामना करने के बारे में सोचेंगे। हे लोंगयुआन ने उसे घूरते हुए अपना हाथ धीरे से उठाया, जैसे कोई प्राचीन और गंभीर वादा कर रहा हो। ड्रैगन कबीला मुश्किल वक्त में तुम्हारे लिए कई रास्ते खोलेगा। हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, लेकिन जब तुम्हें वो कदम उठाना होगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और किसी को भी तुम्हें प्रभावित नहीं करने देंगे। बाई लोंगी युआनमो ने धीरे से कहा, याद रखना जो हमने कहा, ये कोई एहसान नहीं है, ये एक गठबंधन, अलायंस है। हम तुम्हारी रक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये पक्का करना चाहते हैं कि तुम उस रास्ते पर चल सको। तुम हमारे लिए ऊपर नहीं जा रहे हो। ये इसलिए है क्योंकि अगर वहां कोई नहीं गया, उसने दूर आसमान की ओर देखा और आवाज धीमी कर ली, तो वे 7 चीजें सच में वापस आ जाएंगी। तब तक इस दुनिया को पृथ्वी नहीं कहा जाएगा। ये एक चारागाह, फीडिंग ट्रॉफ बन जाएगी। ज़ांग यी ने धीरे से सांस छोड़ी, अपना हाथ उठाया और अपने कवच, आर्मोर ऑफ द एंड डीमन गॉड को ठीक किया। वो कवच के नीचे अपने दिल की धड़कन को स्थिर महसूस कर सकता था, बिना किसी घबराहट के। वो थोड़ा हंसा और गंभीरता से बोला, ठीक है, मैं समझ गया। मैं अब कभी ये नहीं कहूंगा कि इंसानों को चुपचाप रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चूंकि हर कोई एक ही दरवाजे के लिए लड़ रहा है, तो मैं भी उसके लिए जाऊंगा। अगर किसी ने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की, तो मैं पहले उनके हाथ तोड़ दूंगा। हे लोंगयुआन ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे ये बात पसंद आई। बाई लोंगी युआनमो ने उसे शांति से देखा। तुमने पूछा था कि ओमेगा कितना शक्तिशाली है। मैं तुम्हें जवाब देता हूं, ये अनंत है। लेकिन एक और बात है जो तुम्हें और भी ज्यादा याद रखनी चाहिए। ओमेगा की यात्रा से बहुत कम लोग जिंदा लौटते हैं। जब तुम वहां जाते हो, तो तुम न केवल ताकत का प्रतिनिधित्व करते हो, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि तुम्हें समय ने चुन लिया है और तुम्हारा मरना तय है। इसलिए उससे पहले खुद को मरने वाला इंसान समझना मंजूर नहीं है। तुम्हारी पहली प्राथमिकता अभी जीवित रहना है। क्या तुम समझे? ज़ांग यी ने नजरें ऊपर उठाईं और बाई लोंगजी की आंखों में देखा। एक लंबी खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, मैं जीवित रहूंगा। मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगा। फिर मैं तय करूंगा कि कौन मरने के लायक है। हवा उस उजाड़ जमीन से होती हुई प्राचीन सभ्यता के योद्धाओं और उन जातियों के प्रतिनिधियों के चेहरों से गुजरी जो अभी भी अपनी किस्मत मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिलहाल चुप थे। उस पल कई आंखें उस पर टिकी थी। कुछ शक भरी थी, कुछ सतर्क और कुछ अंदाजा लगा रही थी। अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है और अवसर और चुनौतियां एक के बाद एक आती है।
हालांकि कुछ लोग अभी से उसे अपनी भविष्य की जंगों की लिस्ट में एक मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। इस लड़ाई के बाद अब कोई भी जाति छठी पीढ़ी इंसानों को बस इन्हें मार डालो वाले पुराने अंदाज में नहीं देख सकती थी। ज़ांग यी ने इसे अपने मन में दर्ज कर लिया था। वो समझ गया था कि एक नया युग शुरू होने वाला है। उसे अपने आसपास के हर व्यक्ति को इस नए युग में सुरक्षित रखना होगा। तियानहाई शहर के लिए, हुआक्सू साम्राज्य के लिए और अपने करीबियों के लिए, ताकि वे कयामत के बाद अगला सूरज देख सकें। उसे उस दरवाजे को छूना ही होगा। उसे उससे पहले गिरना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर हवाएं आखिरकार थम गई। जैसे ही सभी जातियों का सम्मेलन, ऑल रेसेस कॉन्फ्रेंस, समाप्त हुआ, प्राचीन जातियों के प्रतिनिधि एक एक करके वापस चले गए, अपने साथ अपना लालच और गुस्सा लेकर। लेकिन कम से कम ऊपर ऊपर से नतीजा तय हो चुका था। ज़ांग यी के शानदार 1v4 मुकाबले के प्रदर्शन की वजह से हुआक्सू साम्राज्य का क्षेत्र सुरक्षित रहा। बैठक के बाद के सारांश में सभी पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया। पृथ्वी की सतह पर हुआक्सू साम्राज्य का मूल क्षेत्र वैसा ही रहेगा, और उन्होंने माना कि हुआक्सू साम्राज्य एक स्वतंत्र इकाई है जिसके पास बातचीत के अधिकार है। अब इसे विस्थापन क्षेत्र, रीलोकेशन जोन में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, फिलहाल किसी के पास भी हुआक्सू की जमीन पर कब्जा करने या वहां अपनी सेना तैनात करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इंसानी दुनिया के दूसरे देश इतने भाग्यशाली नहीं रहे। ब्रिटानिया ने अपनी तटरेखा छोड़ दी और सुरक्षित ऊंचे इलाकों के बदले अपने उपजाऊ खेतों को खो दिया। फ्रेमोंट का पूरा उत्तरी हिस्सा हाथ से निकल गया। कुटन साम्राज्य, कुटो एम्पायर के विशाल पठार पर टाइटन्स ने कब्जा कर लिया। अब वो इंसानी इलाका नहीं बल्कि टाइटन्स का शिकारगाह बन गया। दक्षिण में भारत और जापान जैसे देशों ने नाम मात्र के लिए अपनी सभ्यता की स्वायत्तता, सिविलाइजेशनल ऑटोनॉमी बरकरार रखी है, लेकिन उनकी अपनी जमीन टूटने लगी है। वे प्राचीन सभ्यताओं के साथ रह रहे थे, जहां प्राचीन सभ्यताएं ताकतवर बन गई और वे उनके पीछे चलने वाले बन गए। जापान ने तो अपनी सारी आवाज खो दी है और वो पूरी तरह से चूहा कबीले, रैट क्लैन के नियंत्रण में आ गया है। यानी हुआक्सू साम्राज्य के अलावा लगभग कोई भी देश अपनी मूल जमीन को पूरी तरह नहीं बचा पाया। कुछ छोटे देश तो नक्शे से ही मिटा दिए गए। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।